नमस्कार, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में एक और बड़े मुद्दे को लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन जो है भारत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम एक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना और भारत के ऊपर ही बात करेंगे। तो पहला सवाल मेरा आपसे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर ये है कि अभी कल महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात कही है भारत को चिढ़ाने के लिए कि अभी अमेरिका वहाँ से धीरे-धीरे अपनी फ़ोर्सेस हटा रहा है और तालिबान भी जो है पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है और भारत के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि जो है भारत है वो तालिबानी सॉइल पे मतलब तालिबानी धरती पर पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो साजिश रच रहा है। इस पे आपका पहला बयान। देखिए ऐसा है, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब जो हैं पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर, वो इस समय ये लांछन लगा रहे हैं जो वो पहले से लगाते आए थे, और ये अंडर प्रेशर कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी की अथॉरिटी के अंडर। पाकिस्तान की अथॉरिटी के हिसाब से ये स्टैंडिंग पाकिस्तान की होनी चाहिए, और इसीलिए कुरैशी साहब को ये कहना पड़ रहा है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की आर्मी को प्रेशर है चाइनीज आर्मी से कि किसी तरीके से आप इस समय इंडिया को कंटेन करिए और अफगानिस्तान में आधिपत्य मत जमाने दीजिए। देखिए, अगर हिंदुस्तान में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इंडिया कंट्रोल करता है, यानी कि उनको मिलके मजबूत करता है, तो चाइना का जो एम है पाकिस्तान की सीपीईसी में आने के बाद लेफ्ट को टर्न करके अफगानिस्तान में से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक अपना, जिसको कहते हैं ना, आधिपत्य जमाना, अपना इन्फ्लुएंस जमाने का है। तो डायरेक्टली पाकिस्तान अंडर चाइनीज प्रेशर है, और चाइनीज बाध्य है कि अगर उसके सीपीईसी का और उसकी एक्टिविटीज को प्रोटेक्शन मिलेगी, वो तभी मिलेगी कि वहां क्लियर होगा और अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान आर्मी का अधिकार चलेगा, ना कि इंडियन आर्मी का और ना कि तालिबान का। अब तालिबान को पता है, तालिबान की पैदाइशी हुई थी जब रशिया ने अफगानिस्तान को कंट्रोल किया हुआ था, तो पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर की थी। अमेरिका जा रहा है, तालिबान नहीं चाहता कि और किसी के इन्फ्लुएंस में अफगानिस्तान गवर्नमेंट आए। वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर अधिकार जमाना चाहता, अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहता है, और इसीलिए ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तो ये बड़ी एक मल्टीफैसेटेड प्रॉब्लम है, और जो कुरैशी साहब इस प्रॉब्लम के अंदर में फंसे हुए हैं, और उनको ये कहना पड़ रहा है कि किसी तरीके से। सर, पाकिस्तान की जहाँ तक बात करें कि पाकिस्तान डर के मारे जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है बाड़ लगाना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ये कहते हैं कि भारत अगर 370 का रट छोड़ दे और जो 2019 से पहले का कश्मीर है वापस कर दे, तो भारत के साथ बातचीत होनी चाहिए। तो क्या ये गलतफहमी नहीं है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भी वो मुँह खा चुके हैं और भारत की सरकार भी उन्हें कई बार कह चुकी है कि अगर आपको बातचीत करनी है तो और भी मुद्दे हैं कश्मीर के अलावा, उस पे बात कीजिए, 370 हटने का सवाल ही नहीं। देखिए, भारत ने बिल्कुल ठीक बता दिया कि ये हमारा इंटरनल मामला है, आप इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते, और इसको पता चल गया है बिल्कुल पाकिस्तान को। पर पाकिस्तान को ये कहना पड़ रहा है क्योंकि आप पहली बात देखिए, पाकिस्तान नहीं चाहता 370 हो, और अलग अलग स्टेट्स के विभाजन हो और 2 यूनियन टेरिटरी बने, वो नहीं चाहता, क्योंकि अब पाकिस्तान के जो स्लीपर सेल्स हैं, पाकिस्तान के जो सपोर्टर हैं, उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जा रही है, और वो सबसे ज्यादा दुखी हैं इस समय। पर वो बोल नहीं सकते, यहाँ तक कि हम जिनको जानते पहचानते हैं वो भी इसमें क्या कहते हैं, बड़ा दुख मना रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये हो, पर ये सारा हो रहा है। 370 को हटाने की बात पाकिस्तान कर रहा है, पर पाकिस्तान बहाना ढूंढ रहा है कि आप जब तक 370 नहीं हटाएंगे हमारे से कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगी, इत्यादि इत्यादि। और फिर देखिए, आपकी टेररिज्म और बढ़ेगी, आप हमको मत
क्या कहते हैं कसूरवार ठहराइए, ये सारी के सारा नैरेटिव पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान शुरू से ही 370 के खिलाफ रहा है और अभी भी खिलाफ है, और जितनी जनता जो है कश्मीरी जो 370 के खिलाफ है वो उनको सपोर्ट कर रही है, वो उनके स्लीपर सेल बनी हुई है। सर एक और इम्पोर्टेंट सवाल अब मैं चाइना पे पूछ लेता हूँ कि चाइना नेपाल, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो या वियतनाम हो, अपनी जगह अपने पैसों से सारी ज़मीनें खरीदता जा रहा है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ से अगर वो भारत के जो सहयोगी देश हैं उन पे कब्ज़ा कर लेता है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत कमज़ोर पड़ सकता है, ऐसा क्या आप सोच रहे हैं? देखिए ऐसा है, जो जितना चाइना भारत के जो जो सैटेलाइट कंट्रीज हैं, जो भारत के जिसको के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करते हैं, वो चाहे भूटान, आप नेपाल भूटान ले लीजिए, मलेशिया म्यांमार लीजिए, बांग्लादेश लीजिए, श्रीलंका लीजिए, घुमा के पाकिस्तान इधर ले लीजिए, दूर मालदीव्स ले लीजिए, हर जगह अब चाइना ने अब अपना किसी तरीके से वो जो वन बॉर्डर वन रोड इत्यादि के जो उसकी नीति चल रही है, उसके तहत वहां पे वो कहता है मेरे साथ पैसा इन्वेस्ट करो, जैसे श्रीलंका ने किया, और पैसा इन्वेस्ट करने के पाकिस्तान ने किया, उनके इन्वेस्ट करने के बाद वो डेट में पड़ जाते हैं, फिर वहां पे उनके लैंड का अधिकार कर लेता है, और इसी तरीके से वो कर रहा है। जहां पे वो डेट की बात नहीं है, भूटान का देखिए, उन्होंने जो बॉर्डर के ऊपर जो उनके भूटान के और इंडिया के वो बॉर्डर का, चाइना के बॉर्डर के ऊपर जो एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका पूरा अधिकार कर लिया है। भूटान के ऊपर वो फौजी कार्रवाई शुरू करेगा राइट अक्रॉस, आप लद्दाख से लेके अरुणाचल तक लीजिए, उसने नंबर ऑफ बेसिस बना लिए हैं। नेपाल के अंदर घुस रहा है, और जो पूरी कोशिश है कि नेपाल गवर्नमेंट उसके इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाए। इन सारा का सारा माहौल, गदार पोर्ट में उसने पोर्ट ही नहीं बनाया है, डीप सबमरीन डॉकिंग पोर्ट है, मतलब सबमरीन अंडर वाटर आके वहां पे डॉक कर सकती है। ये इस सब को लेकर और भी जो बेसिस और बनाने की कोशिश कर रहा है, मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, कहता है मैं गिलगित स्कार्दू उस एरिया को मॉडर्नाइज करूंगा, उनकी एयरफील्ड्स को वहां पे मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये सारा, और जो कारकोरम हाईवे बनाया हुआ है लद्दाख से लेके चाइना तक मेन, वो 24/7 डबल लेन हाईवे है, डे एंड नाइट, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हिंदुस्तान के लिए हो रहा है। इसीलिए चारों तरफ से जो चाइना है अपना इन्फ्लुएंस पैदा कर रहा है, और आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे और कोई जगह हो, हर जगह वो अपना अधिकार कर रहा है ताकि भारत को चारों तरफ से घेर सके। सर भारत की रणनीति क्यों पिछड़ी जा रही है? अगर चाइना इतना कुछ पहले हम LAC पे आके हमसे टक्कर लेता है, फिर नेपाल से हमें भड़काता है, नेपाल हमें आके दिखाना शुरू कर देता है, श्रीलंका की धरती पे पोर्ट पे कब्जा कर लेता है। भारत की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, कहा जाता है कि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस मामलों में क्यों नहीं हम इंटरनेशनल लेवल पे चाइना को घेर रहे हैं? क्योंकि क्वाड भी अब हम बना चुके हैं, जिसमें US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हम हैं, तो क्यों इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें ज़रूरी है? क्योंकि पूरी कंट्री के लिए चाइना एक जो है थ्रेट बनता जा रहा है, चाहे कोरोना की बात करें या फिर साउथ चाइना सी की बात करें। तो आपकी, क्योंकि आप बहुत सीनियर लेवल पे एयरफोर्स में रहे हैं सर, आपको इंटरनेशनल रिलेशन का भी अच्छा एक्सपीरियंस है। आप क्या सोचते हैं सर, क्या भारत को कैसे इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे उठाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वो पहले से कमजोर रही है जी। क्योंकि इसलिए कमजोर रही है कि फॉरेन पॉलिसी इज द एक्शन ऑफ आर्म फोर्सेस इज द एक्सटेंशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। आर्म फोर्सेस के साथ फॉरेन अपने MEA का तालमेल नहीं रहा है। यहाँ की वो अपना जिसको कहते हैं ना कि एरिया कंट्रोल बनाना चाहते हैं, और अभी तक वो नहीं करते थे, वो अब हाल में शायद शुरू कर रहे हैं। ये क्वाड की आपने बात करी है, ये क्वाड बड़े मुश्किल से भारत इसके लिए रेडी हुआ है, और अमेरिका ने बड़ा जोर लगाया है,
और क्वाड का कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि ये लिमिटेड रहे कमर्शियल एक्टिविटीज पे और कल्चरल सोशल एक्टिविटीज तक लिमिटेड रहेगा, तो उसका कोई मायने नहीं होगा। मायने तब होता है जब मिलिटराइजेशन होगा। मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड का अभी भी भारत ने पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं ना, दिल से हामी नहीं भरी है। ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी, सब इस समय चाइना से डरे हुए हैं। और मैं यह बता दूं, भारत भी फूक फूक के कदम उठाता है, क्योंकि शुरू से ही हमारा चाइना के साथ ये रवैया रहा है। ये अभी हाल ही में इस भ्रम को दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो आप जब ये कहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी तगड़ी है, वो नहीं है, यही हमारी कमजोरी है। और इसी कमजोरी के कारण भूटान ने हमको थ्रेट डिक्लेयर कर दिया था, वो तो हमने जबरदस्ती इंटरवीन करके कर दिया। नेपाल हमसे अलग हो गया है, बर्मा हमारे को कोई कुछ समझता ही नहीं है। बांग्लादेश ऑलरेडी दिखाने के लिए हमारे साथ खामी भरता है, बेसिकली चाइना के साथ हो गया है। चाइना को उसके बेस में चाइना का आना जाना पूरा शुरू हो गया है और चाइना की इन्फ्लुएंस में है। यानी कि चाइना भी उसको भपकी देता है कि अगर तुमने क्वाड में ज्वाइन करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दादागिरी दिखाता है। श्रीलंका में आप देख लिया, हर जगह तो यही है। मालदीव्स में वो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की कोशिश कर रहा है पिछले साल से। तो आप मान के चलिए, ये जो आप कह रहे थे, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की कमजोरी है, ना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी है। सर एक और बात है, चाइना और भारत में कई अभी एलएसी पे कई राउंड की बातचीत चल रही है। कोर कमांडर्स की जो मीटिंग होती है वो कई राउंड्स पे चल रही है, लेकिन अभी भी एलएसी पे जो कहा जा रहा है, जो सूत्रों से खबर हमें मिली है, हालत अभी ठीक नहीं है। वो आर्मी पाकिस्तान आर्मी और चाइना में जो गठजोड़ है, वो चाइना उसका फायदा एलएसी पे लेना चाह रहा है, और भारत भी जो है अपनी सेना को वहीं पर स्टैंड करके रखा हुआ है। तो क्या चाइना अब हरमी पे उतर आया है, नहीं मानने वाला जब तक उस पर कार्रवाई ना हो? तो चाइना नहीं मानेगा। चाइना को पता कि भारत डर जाएगा। चाइना को पता चाइना वैसे लड़ना नहीं चाहता। चाइना को यह भी पता है कि अगर लड़ाई में अगर इन्फेंट्री और आर्मर का कन्फ्रंटेशन होगा डायरेक्ट, तो इस सेक्टर में वो जीत नहीं सकता। हालांकि उसकी फोर्सेस बहुत बड़ी हैं, पर उसकी फोर्सेस ईस्ट में लगी हुई हैं, साउथ चाइना सी की तरफ लगी हुई हैं। वहां से खतरा है, हर एक कंट्री से खतरा है उसको, तो वो वहां से निकल नहीं सकता। उसकी फोर्सेस वहां लगी हैं। इस सेक्टर में जितना हमारा एयरफोर्स और आर्मी है, हम उस पर हावी हो सकते हैं, पर इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। पॉलिटिकल विल हमारी है नहीं। यहां तक कि ये शुरू से ही रहा है रवैया। अब ये रवैया क्यों है, ये आपको पूछ लेना चाहिए था। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो ब्यूरोक्रेसी है, वो फौज को तवज्जो नहीं देती। फौजी कमांडर जो बोलना चाहता नहीं बोल सकता, वो उसकी आवाज नहीं सुनी जाती। नहीं तो गलवान में जब चाइना घुस रहा था, उस समय आईटीबीपी वहां बैठी हुई थी और पीछे कोर्ट अपना आर्मी थी। लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक ही कंट्री की दो मिनिस्ट्रीज वहां क्या कर रही हैं? आईटीबीपी होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। जब आईटीबीपी से सवाल किया जाता था तो कहता था मैं होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करूंगा। होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, वो लेटर आता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को, और इत्यादि करके तब तक इस सारे ड्रामे के अंदर चाइना घुसता चला आया है। अब आप बताइए, जब आपकी पॉलिसी इंटरनल पॉलिसी इतनी कमजोर है कि आपको ये नहीं पता, आपने पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस को क्यों लगाते हो? तो साथ में पहले अगर लगाते तो टाइम पे क्यों नहीं हटाते? टाइम पे हटाने का मतलब है स्ट्रेट अवे दे शुड बी पुट अंडर आर्मी। बट आईटीबीपी को जो कंट्रोल कर रहे हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर, वो नहीं चाहते। तो यही प्रॉब्लम है। तो हमारी इंटरनल नीति की कमजोरी के कारण ये चाइना हम पे हावी हुआ है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं गलवान की, ये गलवान हमारी गलती के कारण चाइना के पास गया है। हालांकि आर्मी को अगर कह देते तो आर्मी तो, आपको छोटा इंसिडेंट सुना देता हूं तो आपको समझ आ जाएगी। नाथुला में 1967 में जनरल सगत सिंह राठौड़ के कमांड के अंडर एक बार ये धक्का मुक्की जैसे होती है चाइनीज और इंडियन की, ये तब से शुरू हो गई थी। अनऑफिशियली उन्होंने कहा था आप हम वेपन नहीं कैरी करेंगे। उस धक्का मुक्की में एक पॉलिटिकल कमिश्नर गिर गया और उसको चोट आई जैसी चाइनीज की। उससे सब चाइनीज को बंकर में ले गया और कहा कि अब मैं
फायरिंग शुरू कर दूंगा। और इंडियन मेजर साहब को बोला आप अपने आदमियों को बाहर निकालिए यहाँ से, और इंडियन मेजर ने मना कर दिया। तो उसने गोलियां चला दी और 50 आदमी हमारे मार दिए, मेजर साहब को मार दिया। तब जनरल सगत गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट कहती है सगत सिंह राठौर को आप खाली करिए नाथुला, आप उसको छोड़ दीजिए उस जगह पे, उस जगह की जहां की बात है। उसने कहा मेरे को मैसेज ही नहीं आ रहा। उसने जो मैसेज आया फाड़ के फेंक दिया और तोपे चला दी, और 480 से 500 चाइनीज मार दिए, और चाइनीज तब ठंडे पड़े। ये होता है। भारत की फौज को तो कहा गया था सियाचिन खाली कर दो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको अभी समझ नहीं आएगी, सियाचिन को खाली करने के लिए बोला गया था। तब फौजी अड़ गए और बहस हुई हाई लेवल पे, और तब सियाचिन हमारे पास अभी तक है, नहीं तो खाली कर दिया था हमने उस समय। ये जो हमारी कमजोरी है, ये ऊपर रिले जो डिसीजन मेकिंग की कमजोरी इसलिए है कि भारत की फौज को ब्यूरोक्रेसी साथ में तालमेल नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो सोचते हैं अगर तालमेल रहा तो ये फौजी हम पे हावी हो जाएंगे। ये सारा का सारा प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम इंटरनल इंडिया की है, जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अभी अभी से कुछ दिन पहले G7 शिखर सम्मेलन भी संपन्न हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअल तरीके से अपनी बात रखी थी। इसके बाद जो है चाइना और जो है और गुस्सा निकाल रहा है भारत के ऊपर, G7 सम्मेलन के देशों के ऊपर, जो G7 दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग देशों में से एक ग्रुप है, उसके ऊपर से क्या कहेंगे? उसके बाद क्योंकि जापान क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की जो नेवी है उसने साउथ चाइना सी में अभ्यास किया है, और बीजिंग ने भी इस इशू को बहुत उठाया, क्योंकि जिस टाइम पे G7 चल रहा था उस टाइम पे बीजिंग ने ये मुद्दा उठाया कि साउथ चाइना सी पे चाइना को घेरने की कोशिश हो रही है, और चाइना को एक बड़ा जो है लड़ाई लड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। तो क्या आप सहमत हैं कि चाइना को इसी तरह ही कंट्रोल में किया जा सकता है? बिल्कुल, चाइना को इस समय कंट्रोल में करना आज से 5-6 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था, जब वो साउथ चाइना सी में आइलैंड बनाना शुरू कर रहा था। ये बात सारी ये है कि क्वाड का मिलिटराइजेशन होते हुए देख रहा है, और वो कह रहा है कि आप नेटो बना रहे हैं एक और यहाँ चाइना के खिलाफ। ओरिजिनली नेटो बना था रशिया और उसके सैटेलाइट कंट्रीज के खिलाफ, सोवियत यूनियन और जो वॉर्सो पैक्ट कंट्री थी उसके खिलाफ नेटो बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। उसको कह रहा है कि अब आप ये नेटो एक नया बना रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अमेरिका, ये सारे के सारे मिले हुए हैं, और यहाँ भी कर ला रहा है। एक किस्म से चाइना जो है अपना रोष का प्रदर्शन कर रहा है कि वो लाइक नहीं करता, ये सोच रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और प्रॉब्ली इंडिया जैसी कंट्री को इसी भपकी से शायद डरा दे, वो बैकआउट कर जाए। चाइना हर चीज ट्राई कर रहा है और वो करेगा, तो क्योंकि इसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, चाणक्य नीति कहते हैं। चाणक्य नीति वो अप्लाई करेगा, साम दाम दंड भेद की तरह के वो हर एक चीज लगाने की कोशिश करेगा। पर चाइना का खुद का इतनी हिम्मत नहीं है, स्पेशली वो लैंड वॉरफेयर नहीं करना चाहता इंडिया के साथ, क्योंकि उसको पता है कि वहां उसकी बड़ी भारी हार होगी। ये इसलिए हार होगी कि चाइनीज सोल्जर नंबर में ज्यादा है, पर वो लड़ना नहीं चाहते जी। वो उनका प्रॉब्लम दूसरी है, वो कंस्क्रिप्ट आर्मी है। वो 3-4 साल के लिए आते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं अपने MBA करने, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए। उनको ये गलवान शलवान की बात समझ नहीं आती और ना ही वो खुश हैं। ये प्रॉब्लम है। सर, अब हम भारत की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को ऑल पार्टी मीटिंग करने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर ये चर्चा हो सकती है, लेकिन बात ये भी आ रही है कि POK पर भी सारी पार्टियों से सलाह मशवरा किया जा सकता है। महबूबा मुफ्ती का आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है उमर अब्दुल्ला, वो आने को तैयार हो गए हैं, और कई पार्टियों के जो कई नेताओं ने इस PM नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। उन्होंने पहल की है 2 साल के बाद, 370 के 2 साल हटने के बाद, 370 के लगे होने के 2 साल के बाद PM मोदी ने इतना अच्छा वोट दिया है। तो क्या आपको लगता है कि सर इस पार्टी मीटिंग में सभी पार्टियां एकजुट होंगी POK के लिए?
देखिए, ये गुपकर अलायंस है और ये महबूबा मुफ्ती वाले इत्यादि हैं। अब देखिए, ये कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। वो क्या जब आते हैं रिलक्टेंट हैं। अब उमर अब्दुल्ला का क्या रिएक्शन है, उनमें इसका महबूबा मुफ्ती का क्या रिएक्शन है, ये सारा भी देखने से पता चलेगा। पर अगर जी ये आए या ना आए, बात तो जो है वो तो तय करनी ही है। हालांकि पीओके के ऊपर जो जो डिसीजन लेना है, वो डिसीजन भारत ले चुका है कि पीओके को लेना है। पर जी इन सबको अपने साथ करने की बात हो रही है, इसलिए ये डिस्कशन मोदी साहब कर रहे हैं। और ये डिस्कशन करना बिल्कुल ठीक है, ताकि हम सबके आगे डेमोक्रेटिकली अपना पॉइंट रख दें और फिर वही करेंगे जो देश के हित में होगा। तो इसलिए ये जो बड़ा अच्छा मूव है, और इसमें अब महबूबा मुफ्ती आती है नहीं आती, ये तो अब देखने की बात है कि कितना इनको प्रेशर पड़ेगा, गुपकर अलायंस के ऊपर कितना पड़ेगा, एक दूसरे पे कितना प्रेशर डालेंगे, ये सब देखने की बात है। क्योंकि 370 के बाद में ही तो ये हटने के बाद ये आपका जिसको कहते हैं ये रोशनी एक्ट, सबसे बड़ा जो एक्ट था वो हटा है। रोशनी एक्ट का पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पर जो रोशनी एक्ट है करेक्ट। उसको हटाया गया वहां से। और उसके बाद में और जो उन्होंने कारनामे किए थे, 200-300 फैमिलीज के लोग सफाई कर्मचारी लेके पंजाब से जो आए थे आज से 30-40 साल पहले, वो सब जी बच्चे बड़े हो गए हैं, पर उनका दर्जा अभी तक स्वीपर कहलाते हैं। उनको ना नौकरी देते हैं, ना उनको करने देते, कहते तुम एक ही काम करोगे, सफाई कर्मचारी रहोगे। चाहे उनके बच्चे एमबीए करके वापस आके काम करना चाहते हैं, वो नहीं अलाउ कर रहे। ये सब चीजों में बदलाव आएगा। फिर रोहिंग्या को क्या करना है, इसमें डिसीजन होगा। और रोहिंग्या क्यों इस आसानी से श्री जम्मू कश्मीर में जगह मिल गई, अब फिर उनके पैन कार्ड बन गए, उनके आधार कार्ड बन गए, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? बड़े हमारे रिफ्यूजी जो सन 47 से आए हैं उनको जगह नहीं मिल रही, और इनको कैसे मिल गई? ये सारा का सारा खुलासा होगा, इंक्वायरी होगी, और इसको लेकर ये सब लोग नाराज हैं, खुश नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। सर, आप एक डिफेंस पर्सनल रहे हैं और आप सेनाओं को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अंदर तक आपने काम किया है। पीओके को जो है हासिल करने का तरीका क्या बातचीत होनी चाहिए, या 370 की तरह ही सीधा जो हमला जो है वो पीओके पे कर देना चाहिए कि पीओके हमारा अपना है क्योंकि हमारा पार्ट रहा है? आपकी नज़र में, एज अ डिफेंस पर्सनल आप एयरफोर्स में रहे हैं सर, क्या आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, जब बीमारी होती है, जब एक आदमी का ऑपरेशन हो रहा होता है, तो सबसे पहले उसका जो फीवर वगैरह होता है उसको दूर किया जाता है, ताकि जी ऑपरेशन की तैयारी हो जाए। तो पहले फीवर को दूर करना है। जैसे टेररिज्म की ये जो ठिकाने हैं टेररिज्म की, जहां से टेररिस्ट आ रहे हैं, इनको तो जी नेस्तनाबूद करते रहिए, जी इनको तो छोड़िए मत। जितनी स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करनी करिए, बातचीत के दरवाजे खुले रख दीजिए कि आप बातचीत कर सकते हैं। पाकिस्तान जी पीओके के लिए हमसे अगर कोई वार्तालाप करनी करे, हमारा डिसीजन, हमारा तो डिसीजन ये है जो पहले हम देख चुके हैं कि पूरा कश्मीर हमारा है। और जी उसके बाद में जब कोई बात नहीं होती, तो आप अपना मिलिट्री एक्शन से पीओके को लीजिए। इसमें करने की कोई सोचने की दूसरी बात है ही नहीं। तो ये तो आप बिल्कुल करिए, और वार्तालाप के दरवाजे खुले रखिए। इवन ड्यूरिंग एक्शन अगर वार्तालाप को शुरू करना चाहते हैं, आप कर दीजिए। ये चाइनीज के साथ में भी करना चाहिए था। ये वार्तालाप करने के लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं और समोसे और पकौड़े खा के आ जाते हैं, ये गलत है। आप वार्तालाप के लिए एक हेडक्वार्टर बनाइए और वार्तालाप करते रहिए। वार्तालाप, यहाँ मिलिट्री कार्रवाई शुरू रहेगी। जी जो चाइना को हमने डिसीजन देना था, वो डिसीजन देना था, वो एग्जैक्टली यही बात यहाँ पे भी है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये दृढ़ पॉलिटिकल निश्चय के कारण, सियासती निश्चय हो तब ये हो सकती है। जी प्रोफेसर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका जो हमें अपना कीमती समय देने के लिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, चाहे वो G7 सम्मेलन को लेकर हो, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान को लेकर हो। आपने क्लियर पिक्चर बिल्कुल सामने पेश करी कि कैसे हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप को और मजबूत कर सकते हैं चाइना पाकिस्तान कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।